नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार जबरदस्त और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो आप सभी के नाम यानी हिंदी की पहली ऐसी जबरदस्त वीडियो होगी जिससे 5 से 10 नंबर आपके कवर होंगे। देखिए, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, यानी व्याकरणिक दृष्टि से आप जबरदस्त तरीके से ज्ञान रखते हो, मुझे पता है। लेकिन हम कुछ एग्जाम से पहले कुछ रूट वर्ड्स को छोड़ देते हैं, जैसे हिंदी का विकास। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि हिंदी शब्द किस देश से आया है, या हिंदी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है, तो अमूमन तौर से देखा जाए 99% बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके अलावा आप हिंदी का पूरा ज्ञान रखते हो, चाहे वो समास हो, संधि, अलंकार, ऐसे तमाम चैप्टर हैं। तो इसलिए अच्छी तरीके से हिंदी को पढ़ने के लिए हम एग्जाम में ना मात खाएं, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में मात खा जाते हैं। अपने एग्जाम को पीटने के लिए, बीट करने के लिए, क्रैक करने के लिए एक कलम और एक कॉपी उठा लीजिएगा और स्वर्णिम कलम से अपने भविष्य को लिख डालिएगा। एक एक अपना नोट्स मेंटेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रूट वर्ड देख लेते हैं, फिर जानते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। सुबह 11 बजे से लेकर आपको जबरदस्त क्लास मिलती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें तब जब आपको लगता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, यानी आपका भविष्य सुरक्षित है। देखिए, भाषा की बात करें, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ है। तो याद रखना है, भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के किस धातु से हुई है? भास धातु से हुई है। ये हर चैप्टर की बात करें, हर एग्जाम में बात करें, पूछा जाने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, क्योंकि इन ऑप्शंस में थोड़ा सा वो कहीं हलंत हटा देता है, कहीं इन वर्डों को चेंज कर देता है। तो ये भास शब्द आपको नहीं भूलना है। और किस भाषा का है? वो संस्कृत भाषा का, ठीक है ना, याद रखना है। अगर बात करें इस भास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस भास शब्द का अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है ना, याद रखना है। ध्वनि शब्द वाक्य और अर्थ भाषा के मुख्य अवयव होते हैं, यानी कंपोनेंट्स होते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है। तो कुल मिलाकर इन 3 लाइनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये वाला और वो है ये वाला। ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, ठीक है ना। आगे बात करें अगर, तो यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तरीके से यहां पर ध्यान रखना है, अपने माइंड में सेटअप रखना है कि अर्थात यानी भाषा वह माध्यम है जो मैंने ऊपर पढ़ा है ना, लिखना और बोलना, जिसका मतलब है भास, ठीक है ना। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार और संवेदनाओं को व्यक्त कर सकता है। जी गाइस, देखिए, जब भी हम चीजों को आपके सामने, देखिए हम आप दो लोग खड़े हुए हैं और हम आप कहीं ना कहीं आपस में अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है, बात एक तय है कि हम अपने विचार आपको दे रहे हैं, आपके विचार हमारे अंदर प्रेषित हो रहे हैं। चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन भाषा का होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि यहां से क्वेश्चंस को, यहां से अपने पूरे चैप्टर को मेंटेन करें, ठीक है ना, नोट्स को मेंटेन करें, लिखिएगा। देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानी लोग, मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किन लोगों ने करी है, कहां से आई है भैया, तो ईरानी लोगों ने करी है। जब क्वेश्चन में यह आ जाए कि ईरानी लोगों ने की तो है, लेकिन वो कहां से की है, किस शब्द से की है, तो याद रखना है कि ईरानी लोगों ने हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो की है, लेकिन सिंधु शब्द से इस हिंदी की उत्पत्ति हुई है। बोलो कैसे? देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हिंदी शब्द को सिंधु से कैसे? सिंधु से ऐसे भैया कि देखिए इसमें जो सा है, इस सा को ईरानी लोग हा बोलते थे, यानी सिंधु में सा को, हर सा वाला वर्ड हा बोलते थे वो लोग, इसलिए सा को हा बोला और धा को दा बोला, तो सिंधु को हिंदू कर दिया। याद रखना है, ईरानी लोगों ने हिंदी शब्द को बोलने के लिए सिंधु को हिंदू कर दिया और इसमें ई लगा दिया, बन गया आपका हिंदी हो गया। याद रखना है, यह देसी भाषा में बताया, इसके पीछे
विकास के पीछे बहुत लंबी गाथा है, वो आपको नहीं बताऊंगा। हिंदी शब्द की बात करें तो यह शब्द कहां का है? हिंदी शब्द फारस का शब्द है। याद रखना है, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या हिंदी शब्द क्या भारत का है या हिंदी का ही है? नहीं, हिंदी शब्द फारस शब्द का है। याद रखना है, उसी तरीके से जैसे बच्चे हमारे घर जन्म लेते हैं और नाम पड़ोसी के द्वारा रखा जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। यह 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास जान लेते हैं कि किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो देखिए, अब देखिए यहां पर हिस्ट्री को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको खुद ही लगेगा कि क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हिंदी को कहां से माना जाता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे, फटाक से जवाब दोगे कि हिंदी को संस्कृत से लाया हुआ माना जाता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। हिंदी को संस्कृत अथवा प्राकृत, अगर संस्कृत ऑप्शन में ना हो तो क्या लिखेंगे? प्राकृत से निष्पन्न माना जाता है, यानी उद्भव माना जाता है। हिंदी की बोलियां संस्कृत के समानांतर लोक बोलियों में प्रचलित थीं। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? प्राकृत अथवा संस्कृत। यह बात दिमाग में रखना है ट्रेंड तरीके से। क्लियर है? आगे बात करें तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कहता है कि हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ है। याद रखिएगा, आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ है। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से उद्भव हुई है। यह बात दिमाग में रखना है, अपभ्रंश नहीं भूलना, आर्य भाषा नहीं भूलना। ये 2 पॉइंट जो फैक्ट हैं, एक ये फैक्ट और एक ये वाला फैक्ट, कभी नहीं भूलना है। गलत हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यही 2 फैक्ट, एक आर्य भाषा, एक संस्कृत, एक आपका सौरसेनी अपभ्रंश। यह बात याद रखना है। बाद बाकी ये सारी चीजें आप भूल जाओ, कोई मायने नहीं रखता है। क्लियर है? हाँ, जब भी नोट्स बनाइए तो स्टार बनाकर ही बनाइएगा, स्टार बनाकर बनाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट, अब देखो यहां से लेकर यहां तक थोड़ी ना लिखना है, यहां से लेकर उसको स्टार बना के आगे डैश करके ये लिख देना है और ये लिख देना है। मेरी बात समझ रहे ना? तो सारी गाथा नहीं लिखनी है, क्योंकि एग्जाम के समय ये आपको क्या करे, रिवीजन में मदद करे आपका नोट्स। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आया। आपको याद दिलवा दूं, आपको मैं याद दिलवा देता हूं। बहुविकल्पी प्रश्नों में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हिंदी विकास का क्रम क्या है। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि यह क्वेश्चन नहीं आया है। अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, तो डिटेल दिमाग में रख लेना। कोई क्वेश्चन भी आपके यहां समाज में पूछ दे कि भैया सबसे पहले कौन आया और कौन सी ईस्वी में आया, तो सुनिएगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं क्रमिक विकास का, हिंदी भाषा जो लैंग्वेज है उसका क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ है, तो आप सभी को पता होगा जननी क्या है। जननी है सर संस्कृत, और अगर संस्कृत से ही हिंदी आई है तो संस्कृत सबसे पहले होगी। ये क्लियर है पूरी तरीके से? कोई डाउट नहीं? एनी डाउट? नो डाउट। क्लियर है ना? अगर संस्कृत के बाद देखा जाए तो पाली, पाली आई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्राकृत आई है, और प्राकृत से ही अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। मेरी बात समझ रहे ना? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हिंदी को विकसित होने में सबसे पहली संरचना किसकी है, संस्कृत की है, और हिंदी से पहले किसकी है, देखो सबसे पहले संस्कृत और हिंदी से पहले अपभ्रंश। तो कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी किससे उत्पन्न हुई? संस्कृत से। ऑप्शन में ना हो तो अपभ्रंश से। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। अब बात करते हैं कि यह बताइएगा कि संस्कृत को किस भाषा में रखा जाता है, तो यह वैदिक कालीन है। 1500 से 500 ईसा पूर्व उल्टा चलता है, आपको पता है। फिर पाली आई 500 से 1 ईस्वी, प्राकृत आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश आई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी आई 1000 से अब तक। अगर एक बार ये क्वेश्चन भूल भी जाओ, इनकी बात करें, थोड़ा सा टफ में पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन ये तो जरूर पूछेगा, ये क्रम जरूर पूछेगा, ये क्रम जरूर पूछेगा। यह बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें, उद्भव की बात कर लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे कोई भी बच्चा नकार नहीं सकता। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हम पूरे चैप्टर्स को देखिए, आज मैंने पहला ये हिंदी का वीडियो लिया है, नीचे लिंक मिल जाएगी। अगर यह वीडियो कोई भी बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा, 2 दिन पहले देख रहा, तो नीचे लिंक को क्लिक करके 1-2 घंटे में सारी वीडियो खत्म कर सकते हो। समास, अलंकार, छंद, ऐसी सारी वीडियो आपको मिलेंगी पूरी लाइन से, ठीक है ना। जी हां, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन में यही बनेगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। पहला क्वेश्चन आंसर होगा संस्कृत। दूसरा क्वेश्चन आर्य भाषा कौन सी है, तो आंसर होगा संस्कृत। तीसरा क्वेश्चन है देव भाषा कौन सी होगी, तो आंसर होगा संस्कृत। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। आर्य भाषा, देव भाषा, प्राचीन भाषा, हिंदी की जननी, सारा संस्कृत में ही जाएगा। तो आंसर क्या होगा ओवरऑल? संस्कृत गाइस, याद रखिएगा। क्लियर है ना? जी हां, चलिए आगे बात करें। आगे बात कर रहे हैं कि हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। यह बात आपको ऊपर स्टेटमेंट में मैं बता चुका हूं। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन आता है कि ये बताओ भारत में कितने भाषाई परिवार हैं। लो भैया, हमें हिंदी का पूरा ज्ञान है। हमें का मतलब है आपको, यानी आपको हिंदी का पूरा ज्ञान है। जैसे जैसे व्याकरण में समास, छंद, अलंकार पूरा ज्ञान अच्छे से है। लेकिन जब मैं आपसे कह दूं कि हिंदी में भाषा कितने हैं, यानी परिवार कितने हैं, भाषाई परिवार कितने हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। 3, 4, 5 ऑप्शन में अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, पॉइंट बनाकर, स्टार बनाकर लिखिएगा, भारत के 4 भाषाई परिवार हैं। यह बात दिमाग में सेट कर लेना है। कितने हैं? 4 हैं। अच्छे से डीप में पढ़ाऊं? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो सुनिएगा फिर भैया, यह 4 परिवार कौन से हैं? यह 4 परिवार है। पहला है आपका कौन सा? पहला है आपका भारोपीय परिवार। क्या है? भारोपीय परिवार है, जो आर्य भाषाओं से संबंधित है। द्रविड़ भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषाओं से संबंधित है। आस्ट्रिक भाषा परिवार है, मुंडा भाषाओं से संबंधित है। और चीनी तिब्बती परिवार है, जो तिब्बती भाषाओं से संबंधित है। ये 4 क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का परिवार नहीं है? अब 3 तो दे देगा, 1 नहीं देगा। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं? तो 4 हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 हो तो 4 वाले विकल्प पर आप क्लिक करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछेगा कि ये बताओ कि हिंदी के 4 भाषाई परिवार हैं, उनमें सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है? अब दिमाग में कहीं ना कहीं एकदम से जिगजैग होने लगा। आप कहोगे सर ये तो पढ़ाए नहीं, तो मैं ये भी पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक स्टार बनाकर पॉइंट जरूर लिखिएगा कि हिंदी किस भाषा की जो भाषा है, हिंदी जो है वो किस परिवार की भाषा है। तो आगे लिख लेना, भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। यह बात याद रखना है। अब बात आती है कि इन 4 भाषाई परिवारों में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये वाला एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। भारत में 4 भाषाई परिवार हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। अब आपको खुद ही लग रहा होगा कि सबसे बड़ा भारत में कौन सा भाषाई परिवार है, यानी भारोपीय परिवार है, क्योंकि यह भारत में 73% भारत में बोलने वालों की संख्या का निर्धारण करता है। ठीक है ना, केवल इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है ना, वैसे जानकारी तो आपको पूरी होनी चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा भारोपीय परिवार है तो कितना % बोलता है, या कितने भाषाई परिवार हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए एग्जाम में। क्लियर है? क्लियर एंड कट। क्लियर। चलिए आगे बात करें। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइएगा कि भारत में हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1917 में भरूच, जो गुजरात में है, सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। अब राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि भाई यहां पर भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है।
अब क्या हुआ थोड़े समय में कि तत्पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया। इस पॉइंट को याद रखना है कि हिंदी क्या है। भारत के संविधान में हिंदी जो है राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा को माना जाता है, ऑप्शन हो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर नन ऑफ दीज, तो वहां पर ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। यानी भारत में राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारत में हिंदी है अगर, तो वो राजभाषा है, राजभाषा है। और कहता कौन सा है, यानी तारीख क्या है, 14 सितंबर 1949। इस चीज को मत भूलना। तो क्वेश्चन में स्टार में अपने पॉइंट में क्या लिखना है, 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा माना। इतना लिखना है आपको, जी हां, इतना आपको लिखना है, अपने नोट्स को मेंटेन करना है गाइस। क्लियर है। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर कि ये बताइएगा कि यहां पर जो 1950 है में संविधान के अनुच्छेद कितने कितने में हिंदी है। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट में आपको लिखना है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 में यानी 343 में यह कहता है कि हिंदी राजभाषा होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में राजभाषा कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा हिंदी। भारत के अनुच्छेद 343 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होगा हिंदी राजभाषा होगी। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। भारत में हिंदी अगर है तो वो कौन सी लिपि में लिखी जाएगी, देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी गाइस। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कब हिंदी संविधान में राजभाषा को दर्जा दिया गया, तो पूरा है 1949। क्लियर है। लेकिन फैक्ट यहां पर नहीं रुकता है कि अगर 1949 को मिला है हिंदी को दर्जा, तो भारत में कब प्रचलन स्टार्ट हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहां पर बनता है गाइस, इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और जहर होता है, ये सभी को पता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, स्टार बनाकर लिखना, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार, ये वर्धा के अनुसार 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 1953 से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। याद रखिएगा, 1949 एक अलग मैटर करता है जो संविधान ने पारित किया है कि हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन 14 सितंबर तभी से मनाया जाता है, यानी वर्धा के अनुरोध पर 1953 से। याद रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे एक बार और हम बताना चाहेंगे कि हिंदी में जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद की बात करें, 343 से लेकर कितने अनुच्छेद तक है, 351 तक है, और हिंदी को राजभाषा माना गया है। यह बात दिमाग में रखना है, पॉइंट बनाकर लिख लेना है कि भारत में हिंदी राजभाषा है तो आर्टिकल कितने से और कितने तक है, यह बात दिमाग में रखना है। और क्या है, वो है राजभाषा है। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे। और एक और फैक्ट जो हर बच्चे को नहीं पता होता है, मैंने कई बार अपने बहुविकल्पी प्रश्नों में रात्रि 8 बजे की जो वीडियोस में हम अपना हिंदी का मैटर लाते हैं, उसमें हमने बताया है आपको कई बार कि ये बताइएगा कि भारत में जो एक ऐसा इतिहासकार, रचनाकार, विशेषज्ञ रहा है, यानी आमिर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा है। याद रखिएगा, मुस्लिम रचनाओं में एक आमिर खुसरो का नाम आता है। इस भाषा में रचनाओं की बात करें तो इसको हिंदवी कहा है, यानी आमिर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी नाम दिया है। यह बात याद रखना है। हिंदुस्तानी हिंदी तथा उर्दू की जननी भाषा कहा गया है। तो कुल मिलाकर याद रखना है, जब भी आमिर खुसरो का नाम आए तो उन्होंने हिंदी को हिंदवी माना है। यह बात दिमाग में फिट कर लेना है, पॉइंट बनाकर, स्टार बनाकर लिख लेना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे बात दोस्तों यह है कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये वेरी वेरी फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी यहां से बाहर नहीं जाता है, हमेशा आता है, पूछा जाता है। इनके बाद हम जानेंगे हिंदी का विकास के बाद, ये नहीं इस चैप्टर के, यानी इस वीडियो के बाद हम एक एक, मैंने आपसे वादा किया ना, एक एक चैप्टर पूरा खत्म होगा एक वीडियो में। अगर वो रस की वीडियो आएगी तो एक ही वीडियो होगी, अगर अलंकार की आएगी तो एक वीडियो होगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम कल से अपना पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे क्या,
बहुत जबरदस्त तरीके से, अच्छी तरीके से एक एक चैप्टर को, ये पूरा हिंदी के बारे में निचोड़ आपको मिल गया इस वीडियो में। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे वर्ण भी कहते हैं। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता, यानी वर्णों के मेल संयोग से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। याद रखिएगा, मेरी बात समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है, और इसे वर्ण भी कहते हैं। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण लगाना पड़ेगा, वर्ण नहीं है तो ध्वनि लगाना पड़ेगा। और अगर देखा जाए ध्वनि वर्ण आपस में कहीं भी एक जगह दोनों नहीं मिलेंगे, यह बात आप दिमाग में रखना है। यानी कुल मिलाकर ध्वनि से बनता है वर्ण, और वर्ण से बनता है क्या? वर्णों के मेल से बनता है सार्थक वर्ण समूह, और सार्थक वर्ण समूह से क्या बनता है? एक शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। मेरे गाइस क्लियर है? यह बात दिमाग में रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो सबसे छोटी इकाई आपको याद रखनी है ध्वनि या वर्ण। क्लियर है? चलिए आगे बात करें पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इतना ही सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। यानी पूरे हिंदी को हमने बेहतरीन तरीके से देखा है, तराशा है। अब ये बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे ये चाहिए कि हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। और अगर आपको नोट्स की बात करें तो इस बार नोट्स को मेंटेन करेंगे, मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, एक वीडियो लाएंगे, लेकिन क्या लाएंगे? बेहतरीन लाएंगे दोस्तों। और याद रखिएगा कि मेरा मकसद है फालतू की वीडियोस में बकवास नहीं करना, और अपने एम को देखते हुए समय कम के अंदर, यानी कम समय में एक ज्यादा अप्रोच, एक बेहतरीन ज्ञान के साथ आपके माइंड को टॉप लेवल तक यहां पर इंटर करना। और दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपको पूरा ज्ञान होता है तो कोई भी एग्जाम क्रैक आसानी से हो जाता है। हर बहन हर भाई के परिवारों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ मर्जी के मुताबिक शेयर भी करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। राष्ट्र हित में शिक्षा। आप देख रहे थे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। वंदे मातरम।